सभी लोगों को गुड इवनिंग। हमें लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारे बच्चों ने ये मैसेज करके हैप्पी न्यू ईयर बोला था, यानी कि आपको भी हमारी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर बोला तो हमने भी बोला हैप्पी न्यू ईयर। ये साल सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे, ये ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि ये साल जो है ये सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे। तो चलिए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। और एक बात समझिए, ये जो पढ़ा रहे होता है ना तो बीच में कमेंट मत कीजिए। कमेंट कब कीजिए? जब क्लास खत्म हो रहा है ना, तो आपको जो भी डाउट है पहले लिख लीजिए पेज पर, और क्लास के बाद जब क्लास खत्म हो रहा है तो इस वीडियो के नीचे ही कमेंट करने का ऑप्शन आता है, तो आप वहां पर कमेंट कीजिए। अगर वो वहां पर कमेंट कीजिए, वहीं पर हम जवाब दे देंगे कमेंट का, या अगले वीडियो में उस कमेंट को हम सभी कमेंट को देखते हैं और उस कमेंट का जवाब हम अगले वीडियो में देंगे या वहीं पर उसका जवाब दे देंगे। और बीच में आप कमेंट करते हैं तो आप भी डिस्टर्ब होते हैं। और ये पहले पढ़िए और आपको जो जो भी डाउट है लिख लीजिए कॉपी पर, और बीच में कमेंट मत कीजिए। आप कब कमेंट कीजिए? अंतिम में जब क्लास खत्म हो रहा है तो हम वहां पर कमेंट का रिप्लाई दे देंगे, या अगले वीडियो में उस कमेंट के बारे में हम बताएंगे कि हाँ इसका ये सोल्यूशन होगा। कोई भी आपको डाउट हो तो। और एक बात समझिए, ये बोर्ड पर सही सही दिखाई दे रहा है ना? देखिए तो अब बताइए तो सही सही दिखाई? हाँ सही दिखाई दे रहा होगा, ठीक ठाक दिखाई दे रहा होगा। इसको भी कमेंट में लिख कर बताइएगा कैसे। क्लास खत्म होने के बाद, अभी नहीं, रुक जाइए, अभी पढ़ लीजिए, उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा सही से दिखाई दे रहा था कि नहीं दिखाई दे रहा था। अभी शुरू करते हैं हम लोग, क्योंकि आज ये कैसे भी करके खत्म करना है। आज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला क्लास है, कैसे भी करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म करना है, क्योंकि बहुत दिनों से ये चैप्टर चल रहा है, ये क्लासेस, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला इस चैप्टर का क्लास चल रहा है। अब सब्जेक्टिव स्टार्ट करना है, थोड़ा जल्दी जल्दी अब पढ़ाई होगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। और इसमें से बताइएगा आप कमेंट में लिख कर, ये भी अंतिम में बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन का आंसर इसमें से सही सही दिया। चलिए शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि पेटीकोट शासन के प्रभाव में अकबर कितने वर्षों तक रहा? पेटीकोट का शासन काल कहते हैं, या पर्दा प्रथा कहते हैं, पर्दा शासन काल कहते हैं, ये सब शासन काल कहते थे। ये कितने वर्षों तक रहा था? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष या डी 1 वर्ष? तो ये पहले समझिए, ये पेटीकोट का शासन काल कब से शुरू हुआ? 1560 से 1562 तक था, यही तक था ना। 1560 से 1556 में जब ये राजा बना 1556 में, तो ये किसके नेतृत्व में? बैरम खां। पूरा कारभार कौन संभालता था? बैरम खां संभालता था। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि हर बात ये बैरम खान का मानने लगा। ये सही भी था, कोई दिक्कत नहीं था, बैरम खान बढ़िया एक्सपीरियंस था राजकाज चलाने में, बैरम खां का बढ़िया एक्सपीरियंस था। लेकिन इसकी धाई माँ जो थी, अकबर की जो धाई माँ थी, कौन थी? महामानगा। उसको ये बात पसंद नहीं आ रहा था कि ये सब बात बैरम खां का मानेगा, नहीं मानेगा। काहे बैरम खां की सब बात मानेगा, हमारा बात क्यों नहीं मानेगा? अब देखिए वो बराबरी करना चाह रही थी, लेकिन बराबर में तो खड़ी थी नहीं, बैरम खां से बराबरी करना चाह रही थी। तो बैरम खां की जितना बात मान रहा है उतना बात हमारा माने। अरे तो बराबरी करने के लिए पहले बराबर में खड़ा तो होना पड़ेगा ना, तब ना वो आपका भी बात मानेगा, आपका भी बात मानेगा अकबर। कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आप बराबरी में खड़ा हुई तब ना, क्या जबरदस्ती मानने लगेगा? नहीं। तो क्या हुआ, देखिए महामानगा की बात मानिए नहीं रहा, तो इसने क्या किया, महामानगा ने ये अकबर और बैरम खां के बीच फूट डलवा दिया। क्या किया? मनमुटाव और मतभेद करवाया। कैसे? आपको बताया भी थे कि महल में दोनों लोग अलग अलग जगह पर रहते थे। मान लीजिए अकबर यहाँ पर आ रहा है, बैरम खां यहाँ पर आ रहा है, अब दोनों के पास में तो रहेंगे नहीं। महल में बहुत बड़ा महल होता था, अलग अलग रहते थे। तो अब मान लीजिए अकबर को कुछ बैरम खां से कहना है कि देखिए इस मुद्दे पर या इस विवाद पर कैसे इसको निपटा जाए, या इसे किससे युद्ध किया जाए। तो अकबर यहाँ पर है और बैरम खां यहाँ पर है, तो अकबर और बैरम खां, तो ये फोन तो था नहीं कि अकबर फोन करे बैरम खां को, हाँ जी कहाँ पर है, ऐसा बात हो गया, क्या करे, ऐसा फोन तो था नहीं। अगर फोन होता तो दोनों के बीच विवाद नहीं होता। तो अब क्या होता था, यहाँ से जो भी संदेशवाहक संदेश लेकर जाता था ना, बीच में रोक कर, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहा है, रुको, बीच में संदेशवाहक को रोक कर अकबर ने क्या कहा है बैरम खां से कहने के लिए, तो संदेशवाहक एकदम चुप, कोई कुछ बोलता नहीं था। तो फिर बुलवाता था, ये बुलवाती थी महामानगा। और भी बहुत सारे दरबार में थे, महामानगा नहीं थी, और महामानगा ने पूरा गुट बना लिया था, समझ लीजिए। ये महामानगा करने छोड़ो होता, पूरा गुट बनाया था उसने, रोक लेते थे बीच में। क्या कहा था ये अकबर ने, क्या कहा था, तो ये जो ये बता देता था, ये सैनिक जो जाता था संदेश पहुंचाने बता दे कि ये ऐसे बात कहा। महामानगा कहती देखो तुमको ये बात नहीं कहना, तुमको बात कुछ और कहना है, कुछ और कहवा कर ये इसके पास बैरम खां के पास भिजवाती थी। और ये वाला जब फिर सैनिक आता था तो ये फिर उल्टा पुल्टा, जब ऐसे ही एक दूसरे में क्या हो गया, मतभेद। अगर मोबाइल रहता, आप मोबाइल फोन रहता, तो यहाँ से अकबर से फोन करते डायरेक्ट, बैरम खां, हाँ जी बैरम खां बोल रहे हैं, और हाँ बैरम खां बोल रहे हैं, तो हाँ ऐसा ऐसा बात हुआ है, तो बैरम खां ठीक है ऐसे कर दीजिए। मनमुटाव होता है, लेकिन मोबाइल नहीं, तो बताइए ये अफसोस की बात हो गई ना। मोबाइल रहता तो मन मुटावे नहीं होता इनके बीच में। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोगों को तो पढ़ना है ना।
तो ये मनमुटाव हो गया, जिसके कारण युद्ध ऐसा नौबत आ गया कि तिलवाड़ा का युद्ध हो गया। तिलवाड़ा का युद्ध किसके किसके बीच में हो गया? ये बैरम खां और अकबर के बीच में, जिसके बाद बैरम खां की हार हुई। क्यों हार हुई? क्योंकि सारी सेनाएं अकबर के पास थी, हार हो गई बैरम खां को, और जिसके कारण बैरम खां को ये अकबर कुछ दे रहा था गांव, 4-5 गांव दे रहा था कि लीजिए शासन कीजिए। तो ये बैरम खां ने कहा क्या मजाक कर रहे हैं, ये आपको हमने राजा बनाया, इतना बड़ा सिंहासन दिया और आप हमको 5 गांव दे रहे हैं। 1 मिनट, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम जाना चाहते हैं हज यात्रा पर। तो ये हज यात्रा पर निकल गया, लेकिन गुजरात पहुंचते पहुंचते इसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। चलिए, तो उसके बाद ये महामान के द्वारा हत्या करवा दी गई। तो उसके बाद क्या हुआ? चालू हुआ पेटीकोट का शासनकाल। कब से? 1560 से 1562। अकबर थोड़ा सा वृद्धि विकास नहीं कर पाया। पेटीकोट का शासनकाल ऐसा हो गया कि चारों तरफ स्वार्थी लोग भर गए उसके दरबार में, और बात अधिकतर किसका मानने लगा? महामान का, जिसके 2 साल में परिणाम उसको देखने के लिए मिल गया। अकबर भी ठीक ठाक चालाक था, ध्यान रखिएगा। अकबर ऐसे बेवकूफ आदमी नहीं था, वो भी ठीक ठाक चालाक था। उसके दरबार में 9 रत्न थे, ध्यान रखिएगा। उसके दरबार में कौन थे? 9 रत्न। तो ये पता चल गया अकबर को कि नहीं, ये दिक्कत हो रहा है। तो इसने 62 तक महामान का, 62 के बाद महामान का बात मानना क्या कर दिया? बंद कर दिया। हटो, तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। तो ये महामान का बात बिल्कुल मानना क्या कर दिया? बंद कर दिया। जिसके बाद ये अपना स्वतंत्र, अपना दिमाग से सब कुछ चलने लगा, और नवरत्न के जो उसके नवरत्न थे, 9 गो नवरत्न थे, उनके कहने के अनुसार चलने लगा, जिसके कारण इसकी वृद्धि विकास हुई, इसका साम्राज्य भी विस्तार हुआ। कई चीज का इसने नया नया कई को चीज निकाला। चलिए, तो ये पेटीकोट का शासनकाल का कितने वर्ष तक प्रभाव रहा? 2 वर्ष तक, 60 से 62। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीन इलाही धर्म मानने वाला पहला हिंदू कौन था? अब दीन इलाही किसने धर्म चालू किया था? दीन इलाही चालू किया था अकबर ने। और पहला हिंदू कौन था? पहले देख ले, रमेश दास, टोडरमल, महेश दास, उमेश दास। तो महेश दास था। महेश दास कौन था? बीरबल था। समझिए, पहला हिंदू शासक, पहला हिंदू जिसने दीन इलाही धर्म को अपनाया था, ये था बीरबल। ध्यान रखिएगा, बीरबल। अब दीन इलाही क्या था? अकबर द्वारा बनवाया गया एक नया धर्म था। अकबर ने एक नया धर्म बनाया था। इसने क्या किया था? पहले इसके पीछे वाला कहानी समझिए। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का स्थापना करवाया था। उसमें क्या होता था कि सभी धर्म के लोग जाते थे और अपने धर्म की अच्छी अच्छी बातें बताते थे। ठीक है, सभी धर्म, पहले तो ये सभी धर्मों को अनुमति नहीं थी, लेकिन बाद में सभी धर्मों को अनुमति मिल गई, और सभी लोग जाते थे, बढ़िया बढ़िया बात बताते थे कि अपने अपने धर्म के बारे में बातचीत होता था। जिससे अकबर ने क्या कहा कि सभी धर्मों से जो बहुत बढ़िया बात है, सब तो धर्म बढ़िया होते हैं, कोई खराब थोड़े होता है। जो अच्छा, सबसे अच्छा बात है सब में से निकाल लिया और एगो धर्म बनाया, जिसका नाम रखा क्या? दीन इलाही नाम रखा। और उसको अपनाने वाला सबसे पहला जो हिंदू कौन था? महेश दास, यानी कि बीरबल। कौन था? महेश दास, यानी कि बीरबल। अब देखिए, इसका जो बीरबल था, यूसुफ जाई कबीला का नाम आप जानते ही होंगे, पहले भी बताए। बीरबल की मृत्यु कैसे हुई थी? कश्मीर में एक विद्रोह को दबाने के लिए गया था। यूसुफ जाई कबीले वाले थे, वो विद्रोह किए थे, विद्रोह को दबाने के लिए गया था, जिसके विद्रोह में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई बीरबल की। और बीरबल की राजा की उपाधि किसने दिया था? वही अकबर ने। राजा बीरबल कहा जाता था उसको। महेश दास उसका नाम था। अकबर के समय रुपया और दाम का अनुपात कितना था? 1:40, 1:64, 1:65, 1:80। तो इसका अनुपात था 1:40। ये आपको पता है कि शेर शाह सूरी की तरह अकबर ने भी क्या चलवाया था? दाम चलवाया था, और इसके बाद ये रुपया चलवाया था। तो रुपया होता था चांदी वाला, रुपया कौन था? चांदी वाला होता था, और दाम होता था ये तांबा वाला होता था। तो ये अनुपात का मतलब 1:40 का अनुपात था, यानी एक रुपया बराबर था, 1 रुपया बराबर था 40 दाम, यानी 40 को दाम ले जाने पर 1 रुपया होता था, यानी 1 रुपया, यानी 1:40 के अनुपात में था। आगे बढ़ते हैं। अकबर के समय एक इलाही बराबर था, इलाही भी इसने चलाया था, ध्यान रखिएगा। इलाही चलाया था, सोना का होता था, किसके कितने ये रुपये के बराबर था? 20 रुपया, 40 रुपया, 5 रुपया या 10 रुपया। तो 10 रुपये के बराबर, ध्यान रखिए। एगो इलाही बराबर कितना? 10 रुपया होता था। एगो इलाही होता था, ये सोना वाला ये सिक्का रहता था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस भूमि पर खेती नहीं होती थी उसको क्या कहते थे? बंजर, परती, चाचर, पोजल। इसको बंजर कहते थे, अभी भी बंजर भूमि कहते ही है, उसी समय का अभी भी बंजर कहते हैं। जिस भूमि पर खेती नहीं होती उसको क्या कहते हैं? बंजर भूमि कहते हैं। और एक बात, परती कौन होता था? 1 साल बीच करके खेती किया जाता था, 1 वर्ष का। चाचर 3 से 4 वर्ष पर खेती किया जाता था। और पोजल प्रति वर्ष खेती किया जाता था, ये पोजल वाला था।
आगे बढ़ते, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? अकबर के नवरत्न थे, उसमें से कोई संगीतकार था, और ये कोई उसमें था कहानीकार था, लेखक था, ये बहुत अलग अलग तरह के, कोई युद्ध लड़ने वाला, जैसे मानसिंह युद्ध लड़ने वाला था, ये बीरबल जो था वो कहानीकार था, अच्छा और अच्छे इसका तेज दिमाग चलता था। ये टोडरमल जो था वो क्या था, भू राजस्व व्यवस्था के बारे में देखता था। ये अलग अलग सब में कोई ना कोई खास बात थी। अकबर के दरबार प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? बीरबल, टोडरमल, फौजी या तानसेन? तो ये तानसेन था। ये संगीतकार अच्छा था, अच्छा गा लेता था, अच्छा लिखता था, गाना भी क्या कर लेता था, अच्छा संगीतकार भी था, अच्छा गाना लिख भी लेता था। ये कौन था? तानसेन। आगे बढ़ते, अकबर के दरबार में भूमि तथा राजस्व सुधारक कौन था? टोडरमल, मारमल, मानसिंह या भगवान दास? तो ये टोडरमल था, ध्यान रखिएगा। इसकी जबरदस्त कर प्रणाली और भू राजस्व व्यवस्था जो था बहुत ही जबरदस्त था। कई लोगों ने कॉपी किया, जैसे एक मलिकंबर था, हीरो बन रहा था कॉपी करके। मलिकंबर ये जहांगीर के समय मलिकंबर ने क्या किया था, ये टोडरमल का जो भू राजस्व व्यवस्था था उसने कॉपी मार लिया था। कॉपी करने के चलते क्या हुआ, उसकी भी भूमि का जो भू राजस्व व्यवस्था यानी कर प्रणाली में वृद्धि हुई। वृद्धि होने के कारण उसको हीरो बनने लगा। हीरो ये बनने लगा क्या, सोच रहा था कि मुगल साम्राज्य से मुकाबला कर लेंगे। उस समय था जहांगीर, इस समय की बात नहीं हो रही। अकबर के समय कोनो हीरो नहीं बना ज्यादा, जो बना वो हार कर गया, समझ लीजिए। उसके ये जहांगीर के समय हीरो बन रहा था, तो उसको जहांगीर ने अपना बेटा खुर्रम को भेजा मलिकंबर लड़ने के लिए। तो मलिकंबर का फाइल बढ़िया से निपटा दिया, जो कि दक्षिण भारत में था। मलिकंबर कहाँ था? दक्षिण भारत में था। खुर्रम ने फाइल निपटाया, जिसके बाद खुर्रम का नाम पड़ गया क्या? शाहजहां। खुर्रम का नाम क्या पड़ गया? शाहजहां। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अकबर नामा किसने लिखा? फौजी, अकबर, अबू फजल या मानसिंह? तो अबू फजल। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था? जहांगीर का जन्म कब हुआ था? कब यहाँ पर लिखना है, कब हुआ था? 30 अगस्त 1569, 30 अगस्त 1570, 30 अगस्त 1571, 30 अगस्त 1572। 30 अगस्त 1569 में जन्म हुआ था जहांगीर का। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने अपराधियों को नाक कान काटने तथा घर कुर्की का आदेश दिया था? यानी कि अगर अपराध कर देंगे, पकड़ाए नहीं, भाग गए तो पहले बात तो आपका घर कुर्की किया जाएगा। घर कुर्की करने का मतलब दरवाजा खिड़की सब उखाड़ लिया जाता है। घर कुर्की जानते हैं ना क्या होता है? जितने भी घर में सामान रहेंगे सब उठा लिया जाएगा। दरवाजा खिड़की तक उखाड़ लिया जाता है, ज्यादा होता है तो सीमेंट ईंटा सब उखाड़ लिया जाएगा। घर कुर्की का मतलब ये होता है, एक एक सामान बेच दिया जाएगा घर का, यही होता है घर कुर्की। तो उस समय जो भी भाग जाता था अपराध करके, तो घर कुर्की और पकड़ा जाने पर नाक कान काटने का आदेश दिया जाता था। किसने किया था? बाबर, हुमायूं, शेरशाह या जहांगीर? तो जहांगीर ने किया था, ध्यान रखिएगा। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। और चलिए इससे हम लोग अभी और 10 गो लगभग और 10 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम उस और 10 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग 60 तक देखे थे, अब 61 नंबर। आज ये कैसे भी करके खत्म कर देना है, इतने बात ध्यान रखना। आज कैसे भी करके पूरा खत्म कंप्लीट एकदम कर देना है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन है कि मलिक अंबर कहाँ का शासक था? ये मलिक अंबर आपको पता है दक्षिण भारत में था ना। ये दक्षिण भारत वाले इलाके में कौन था? मलिक अंबर। ज्यादा हीरो बन रहा था किसके समय? ये जब जहांगीर शासन कर रहा था और उसका बेटा कौन था? शाहजहां। तो जहांगीर जब शासन कर रहा था, ज्यादा हीरो दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में कौन बन रहा था? ये मलिक अंबर। क्यों? क्योंकि टोडरमल वाला कर व्यवस्था को अपने कॉपी किया था, जिसके कारण इसको क्या हुआ था, इसको धन में काफी वृद्धि हुई थी, कर में वृद्धि हो गया था। और मलिक अंबर तो क्या हुआ, मलिक अंबर ने सोचा कि इनसे लड़ ले। किससे? जिनका ही बातों को कॉपी किया, यानी मुगल वंश का ही कॉपी किया था ना। टोडरमल या अकबर के नौरत्न थे, ठीक है। तो अकबर के बाद उन्हीं का जो पद्धति मुगल व्यवस्था में चलता आ रहा था, जिसको कॉपी कर लिया ये मलिकंबर ने कॉपी किया। तो इसमें भी, इसके भी क्षेत्र में धन की वृद्धि हो गई और करों में वृद्धि हो गई। उस ऐसा कर प्रणाली ही था जिससे वृद्धि हो गई, जिसके कारण इसने सोचा कि मलिकंबर ने सोचा कि इन्हीं से लड़ लिया जाए, हीरो बनने लगा इधर। तो तब जहांगीर ने भेजा किसको? खुर्रम को। खुर्रम यानी कि शाहजहां। खुर्रम ने इनका फाइल निपटा दिया, किनका? मलिकंबर का। और खुर्रम का नाम पड़ गया क्या? शाहजहां नाम पड़ गया, ध्यान रखिएगा। तो ये जो था मलिकंबर था, ये अहमदनगर का शासक था, ध्यान रखिएगा। कहाँ का शासक था? अहमदनगर। आगे बढ़ते हैं। किस शासक के शासन काल में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? तो ये जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि ये चित्रकला इसको बहुत पसंद था। इसको? जहांगीर को, ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी? हिंदी खान, फारसी खान, इंग्लिश खान या अरबी खान? तो इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। आपको पता है कि 31 दिसंबर 1600 को जब परमिशन मिल गया, 1600 ईस्वी को जब अंग्रेजों को परमिशन मिल गया कि आप जाकर भारत में व्यापार कर सकते हैं, यानी कि पूर्व की तरफ। इंग्लैंड इधर है, इंग्लैंड इस क्षेत्र में है और वो इंग्लैंड से पूर्व की तरफ भारत पड़ता है। किस तरफ भारत पड़ता है? पूर्व के क्षेत्र में। इसीलिए जो कंपनी उधर से आई इंग्लैंड से, उसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट मतलब पूरब की तरफ, इंडिया मतलब आपको पता है भारत, और कंपनी मतलब समूह में वो व्यापारी आते थे। जो भी उधर से व्यापारी है उसका नाम क्या रखा गया उस समूह का? ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि वो पूरब की तरफ व्यापार करने के लिए आ रहे थे। तो यहाँ जब परमिशन मिला, वहां के महारानी से परमिशन जब मिला कि व्यापार कीजिए, तो उस दिन तो चल नहीं देंगे। क्या किए? बढ़िया सब व्यवस्था किए, कैसे कैसे जाना है, नाव बढ़िया बनाना पड़ेगा, कौन कौन व्यापारी जाएंगे, ऐसे करने में कुछ दिन समय लग गया। जिसके बाद ये कैप्टन हॉकिंस और इनके साथ एक और थे, ये दोनों लोग पहुंचे जहांगीर के दरबार में, अकबर के नाम से पत्र लेकर आए थे। 1600 ईस्वी में जब इनको परमिशन मिला तो उस समय अकबर था, यहाँ का राजा अकबर था। लेकिन उसके बाद क्या, कौन बन गया? जहांगीर। तो ये जब इनको पता चला कि जहांगीर अब बन गया है, तो ये जहांगीर के दरबार में पहुंचे, उससे मिले भी। जहांगीर ने क्या किया? कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी। जहांगीर ने देखा कि अरे ये तो फारसी भी बात कर रहे थे, ये कैप्टन हॉकिंस जो थे वो फारसी में भी बात कर रहे थे। अब हम लोगों के सामने कोई हिंदी अगर बोलेगा, कोई अंग्रेजी बोलेगा, तो उससे प्रभावित नहीं हो जाएंगे हम लोग कि देखिए अंग्रेज होकर हिंदी बोल रहा है, या कोई और भाषा बोलने लगे, हमारा कोई और भाषा, तो उससे प्रभावित हो जाएंगे। देखिए अंग्रेज होकर ऐसे बोलने लगा। जब ये जहांगीर के पास बोला ना ये कैप्टन हॉकिंस, उनके फारसी भाषा में बोला, तो जहांगीर भी प्रभावित हो गया, तो उसको इंग्लिश खान की उपाधि दिया। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये 1612 ईस्वी में शाहजहां का विवाह किससे हुआ था? अजू बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, मेहरुनिसा या सभी? तो अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था 1612 में शाहजहां का विवाह। शाहजहां का विवाह किससे? अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज से हुआ था। किससे हुआ था? ये अर्जुमंद बानो बेगम का नाम मुमताज था, ध्यान रखिएगा। इसको मुमताज भी नाम था इसका। अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज भी कहा जाता था। कंफ्यूज मत होइएगा कि शाहजहां का शादी तो ये मुमताज से हुआ था, लेकिन ये अर्जुमंद बानो बेगम, ध्यान रखिएगा, उसी का नाम है, मुमताज का ही नाम है। शाहजहां के कितने पुत्र तथा पुत्री जीवित थे? ऐसे तो हुए कितने थे? 14 हुए थे, लेकिन 14 में से 7 ही जीवित रह पाए। तो ये 3 पुत्र वो 4 पुत्री, 2 पुत्र वो 3 पुत्री, 4 पुत्र वो 3 पुत्री, या 5 पुत्र वो 2 पुत्री। तो ये 4 लड़का और 2 लड़की, 3 लड़की जिंदा थी। कुल 7 लोग जिंदा थे, तो जिसमें से 4 लड़का था और 3 लड़की थी। लड़का में कौन कौन था? औरंगजेब था, दारा सिको था, शाहसुजा था और मुराद बख्श था। ये चारों थे, ध्यान रखिएगा। औरंगजेब, शाहसुजा, दारा सिको, मुराद बख्श, ये 4 लड़के जिंदा थे, ध्यान रखिएगा। लड़कियों के ज्यादा नाम क्यों नहीं आता है? क्योंकि उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं, इसलिए नाम नहीं आता। इतिहास में जगह उन्हीं को मिलता है जिसने कुछ किया हो। शाहजहां ने किसके याद में ताजमहल बनवाया था? मेहरुनिसा, मुमताज, अंजुमंद और हरखाबाई। तो मुमताज की याद में क्या बनवाया था? शाहजहां ने ताजमहल। ताजमहल का ये शाहजहां ने कई और कुछ चीज बनवाया, जैसे लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया। लाल किला में मयूर सिंहासन इसी ने बनवाया था। उसके बाद दीवाने खास, दीवाने आम, ये सब इसी ने बनवाया था। अरे बिल्डिंगें बनाने में पैसा बहुत ज्यादा खर्च कर दिया, ये पूरा खजाना खाली कर दिया बिल्डिंगें बनाने में, समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां राजधानी आगरा से कहाँ ले गया? लाहौर, पंजाब, दिल्ली या लखनऊ? तो दिल्ली लेकर गया। शाहजहां ही था जो आगरा से कहाँ लेकर गया? दिल्ली, अपनी राजधानी को। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, बाबर, शाहजहां या जहांगीर? ये जो जामा मस्जिद का निर्माण है ये शाहजहां ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। आगे बढ़ते, शाहजहां का उत्तराधिकारी किसने बनाया था? शाहजहां ने उत्तराधिकारी किसे बनाया था? शाहजहां के 4 लड़के 3 लड़कियां थी, तो चारों में उत्तराधिकारी किसको बनाया था? औरंगजेब, दारा सिको, शाहसुजा या मुराद बख्श? तो ये दारा सिको सबसे बड़ा लड़का को बनाया था, क्योंकि दारा सिको पंजाब का, उस समय देखिए दारा सिको को पंजाब का ये राज्यपाल बनाया गया था। दिल्ली नजदीक में था, तो बार बार आकर घूमता रहता था, पिताजी से, अपने पिताजी से मुलाकात करते रहता था, जिसके कारण इनके करीबी बढ़ने लगा। और ये शाहजहां ने दारा सिको को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन ये तीनों कहाँ मानने वाले थे? आक्रमण वाला बताए थे ये दोनों मिलकर, और आक्रमण किए। फिर बाद में ये औरंगजेब यहाँ के शासक बना। ये सब पूरे डिटेल में पढ़ाए हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। झरोखा दर्शन तथा तुलादान किसने बंद करवाया? अकबर, जहांगीर, बाबर या औरंगजेब? तो औरंगजेब ने बंद करवा दिया था झरोखा दर्शन और तुलादान। झरोखा दर्शन समझ रहे हैं?
ये झरोखा दर्शन क्या होता है, अपने ये महल के बालकनी, जानते हैं बालकनी, ये छत पर बालकनी होता है ना, वहीं पर आकर राजा दर्शन देते थे सबको, सबसे मिलते थे लोगों से, अपने जो आम लोग होते थे जो राजा को देखना चाहते, जैसे इस समय फिल्म के हीरो होते हैं ना, तो हीरो क्या करते हैं, अपने छत पर आ जाते हैं और लोगों को लोग उनको देखते हैं, हीरो को टाइम होता है कि हाँ इतना बजे आएंगे अपने छत पर, तो सभी लोग वहां पर जमा रहते हैं और देखते हैं। ठीक वैसे ही राजा से मिलने के लिए भी एक समय निश्चित रहता था, झरोखा दर्शन, उसी को झरोखा दर्शन कहते थे। लेकिन ये औरंगजेब ने सब बंद करवाया, बोला कि ये सब बंद करो, झरोखा दर्शन कोई नहीं होगा। तुलादान भी बंद करवा दिया था। तुलादान क्या होता था कि एक तरफ राजा बैठते थे, दूसरी तरफ सोना चांदी रखा जाता था, जिससे जब राजा का और सोना चांदी बराबरी हो जाता था तो वो सोना चांदी गरीबों में दान कर दिया जाता था, जिसको औरंगजेब ने सब बंद करवा दिया, बोला बंद करो। और सोना की वस्तुएं पहनने, सोना की जो भी गहने वहने पहनने में सब बंद करवाया, बोला कि महल में कोई सोना नहीं पहनेगा, चांदी नहीं पहनेगा। औरंगजेब ने खुद ने भी सोना चांदी सब कुछ नहीं पहना, इतिहासकार को भगा दिया, अपने क्या कहते हैं, अपने दरबार से इतिहासकार को भगा दिया, संगीतकार को भगा दिया, बोला कोई किसी की जरूरत नहीं है। ये सब किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। चलिए, तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया और इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो अब आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए, क्लास के बीच में नहीं, अब पूछिए। अब आप जैसे ही क्लास खत्म होगा, आप इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप कमेंट में जो भी आपका सवाल हो वो सब पूछ सकते हैं। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं।